नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के रुक्मणी प्रकाशन के हिंदी के पेपर की और प्लस जीएस के पे ही पेपर की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों पेपर के मिलाकर प्लस 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में है। टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले 4 टेस्ट हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा वीडियो को, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हिंदी का होगा 25 क्वेश्चन, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हिंदी के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया शब्द जो है कि पर्यायवाची का चयन चुनना है, कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। जैसे कि आगंतुक शब्द दिया है, आगंतुक, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है अतिथि, बी है अनोखा, सी है अनुचर, या फिर डी है आत्मज। ठीक है, तो आगंतुक का पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अतिथि। ठीक है, आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है? अतिथि होता है। ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आगंतुक के और अगर पर्यायवाची की बात करें तो मेहमान होता है, अभ्यागत होता है, अतिथि होता है, ठीक है, पाहुन होता है। तो ये सारे आगंतुक के जो है पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अब लिखा हुआ है घोड़ा डैश रहा है, इनमें से बताना है कि घोड़ा क्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन में है हिनहना, या फिर कूक, या फिर मिमिया, या फिर भौंक। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे इसमें, तो घोड़े के बोलने की आवाज़ क्या होता है? हिनहिनाना टाइप का होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, हिनहिना। घोड़ा हिनहिना रहा है। ठीक है, आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, कूक जो है ये कोयल करती है, कोयल कूकती है। ठीक है, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में निर्माण शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है अहित, बी है कोमल, सी है निश्चित, और डी है ध्वंस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे निर्माण शब्द के विलोम का, तो निर्माण का विलोम हो जाएगा ध्वस्त, ध्वंस करना। ठीक है, क्योंकि निर्माण मतलब कोई चीज़ निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? उसको ध्वंस कर दिया जाए। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ऑप्शन में दिया गया है, अब बिजली का शब्द का पर्यायवाची बताना है, बिजली शब्द का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है वात, दामिनी, रिपु, या फिर व्याघ्र। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो बिजली के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दामिनी। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दामिनी शब्द है। ठीक है, बिजली को और अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो विद्युत हो जाएगा बिजली का अन्य पर्यायवाची शब्द। चपला, ये भी बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और दामिनी तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा जो कि रेखांकित जो खंड है उसको प्रतिस्थापित करता है। अब देखते हैं शब्द वाक्य क्या है। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। अब यहाँ से लेकर ये रेखांकित वाक्य है, तो इसको जो है प्रतिस्थापित करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन पूरा प्रबंध। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन है, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। ठीक है, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन की पूरा प्रबंध। ठीक है, डी में दिया है, ना तो उनके पास पर्याप्त ही इसमें गलत है, और ना ही धन को पूरा प्रबंध। तो इस तरीके से डी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें पर्याप्त है, और इसका आंसर भी क्योंकि ना धन की पूरा प्रबंध ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है। और ए पार्ट में जो है दिया गया है कि ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही पूरा प्रबंध। ठीक है, तो ये भी वाक्य शुद्ध नहीं हो रहा, तो इसके इस तरीके से आंसर इसका जो है ये पार्ट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका सही क्या होगा? फिर सही होगा बी पार्ट टोटल, जो कि इसका सही बता रहा है, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा एग्जैक्ट। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है,
इसमें बताना है कि अंगूठा दिखाने जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन में है मौके पर मना कर देना, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है चिढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी है अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट से हो जाएगा मौके पर मना कर देना। ठीक है, अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है, मौके पर मना कर देंगे, मना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को जो है भाग को उचित विकल्पों से प्रतिस्थापित करना है। जैसे अब आप वाक्य में देखते हैं, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ये रेखांकित शब्द है तो इसको हमें रिप्लेस करना है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, फलों मिलना है, तो ये वैसे ही गलत दिखाई दे रहा है। फल मिलती है ये भी गलत है, फल मिलता है और फल मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, तो फल जो है फल मिलता है, फल मिलती नहीं होता है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट सी हो जाएगा, फल मिलता है। ठीक है, और यही ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ये फल मिलती है कहना गलत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में वो भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। अब देखते हैं, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा भाग जो है वो गलत है। अब ऑप्शन में देखते हैं, हम बहुत गलत है, या फिर बी है खुश हुए ये गलत है, या फिर सी है इतने वर्षों के उपरांत ये गलत है, या फिर डी है मिलने पर ये गलत है। तो इसमें अगर हम गलत की बात करें तो इतने वर्षों के उपरांत, इतने वर्षों की उपरांत ये गलत है, ये कहना गलत है। इसे इस प्रकार कहना चाहिए, इतने वर्षों के उपरांत। ठीक है, यहाँ पे की जगह के होना चाहिए तो ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से वाक्य क्या हो जाएगा, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, ना कि उपरांत। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अब आप दिया गया है वाक्य डैश बारिश हो रही, इसमें से बताना है कि जो रिक्त स्थान है उसमें जो है क्या भर सकते हैं। ऑप्शन ए है रिमझिम, बी है सिमसिम, सी है खड़खड़, या फिर डी है कलकल। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ए पार्ट, रिमझिम। रिमझिम बारिश होती है। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा रिमझिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ बताता है। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन बी है अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना, ऑप्शन सी है दूसरों की प्रशंसा करना, ऑप्शन डी है अपनी प्रशंसा दूसरे से सुनना। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, इसमें से कौन सही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ये बताना है। आजन्म, अजन्मा, अजमना, अजन्म, या फिर अजन्मा। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा सही शुद्ध वर्तनी। बताइए 11 का आंसर क्या होगा। तो 11 के अगर हम सही शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो डी पार्ट से हो जाएगा। अजन्मा इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि ये तीनों जो और लिखे हुए ये गलत है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, अजन्मा, जो कि डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि दिया गया है वाक्य, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है शब्द। जैसे कि आधार होते हैं गलत है, या फिर शक्ति का, या फिर युवक ही, या फिर किसी देश को। इसमें से बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें गलत की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा इसका उपवाक्य किसी देश को, जो किसी देश को खंड है ये गलत है। ठीक है, किसी देश को शक्ति का आधार के स्थान पर किसी देश की शक्ति का आधार जो है सही रूपांतरण होना चाहिए। किसी देश की शक्ति होता है, ना कि किसी देश को शक्ति होता है। ठीक है, को की जगह पर की होता तो ये सही होता। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट ही गलत हो जाएगा, और यही हमारा पूछा था, त्रुटि बताना था, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आज सुबह हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो सुबह हो रही, बच्चा बारिश में नहा रहा है। अब इस जो वाक्य जो रेखांकित है इसको बताना है कि किससे रिप्लेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चों बारिश में नहा रही है। ठीक है, इसके बाद बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, इसके बाद बच्चा बारिश में नहा रही है। इस तरीके से बताना है। इसमें देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का खेल है। अब देखिए इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चे जो है
ये सॉरी वचन का खेल है, वचन बहुवचन और एक वचन। तो बच्चे हैं तो ये बच्चे बहुवचन के रूप में आता है, तो इसमें बारिश में नहा रहे हैं होगा, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट ही सही हो जाएगा। आज सुबह से बारिश हो रहा है और बच्चे जो है बारिश में नहा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना, इनमें से कौन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, क्या खोला जा रहा है, डैश के स्थान पर हमें चुनना है कि इसमें क्या भरा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं तो बंदरगाह, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा या फिर विद्यालय। अब इनमें से गाँव में क्या खोला जा रहा है, बंदरगाह तो खोला नहीं जा सकता, विश्वविद्यालय भी बहुत बड़े स्तर पर खुलता है तो गाँव में तो हो नहीं सकता, हवाई अड्डा भी यहाँ गांव से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट ही सही हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय गांव में होना जरूरी, तो आज प्रत्येक गांव में जो है विद्यालय खोले जा रहे हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। अब वाक्यांश क्या है, जो देखने योग्य हो, इसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में है दर्शनीय, ऑप्शन बी है शोभनीय, ऑप्शन सी है प्रशंसनीय या ऑप्शन डी है रमणीय, ठीक है। तो अगर जो देखने के योग्य होता है उसको एक शब्द में जो कहा जाता है वो शब्द होता है दर्शनीय, ठीक है। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा दर्शनीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, बताना है, ठीक है। तो देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वो दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वो टूटे तर की छूटी लता सी दीन, वो दलित भारत की विधवा है। इसमें से बताना है कि इस वाक्य जो दिया गया है ये इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो अलंकार की बात करेंगे तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। कैसे उपमा अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वो इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वो दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वो टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, ठीक है। तो इसमें तुलना किया जा रहा है, तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद की रचना किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है 17 क्वेश्चन के ऑप्शन में है गढ़ों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये जो अलंकार और छंद ये दो क्वेश्चन आ गए। हालांकि लेखपाल के सिलेबस में दोनों नहीं दिया गया है, लेकिन यूपी SSSC के पिछले अगर पैटर्न को देखा जाए, पिछले पैटर्न में या पिछले जितने भी अभी तक एग्जाम्स कराए हैं उसमें जो है अलंकार रस छंद ये जरूर पूछा गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो बनाया हुआ है रुक्मणी ने, उसमें जो है ये अलंकार और रस छंद के एक एक दो क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको देख के चलिए, कोई ऐसा नहीं कि ये आएगा ही, लेकिन आ गया तब, तो इसलिए पढ़ते जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो छंद की रचना किसके द्वारा होती है ये बताना है। तो छंद की रचना जो होती है वो गढ़ों के समायोजन से होता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। गढ़ों के समायोजन से छंद की रचना किया जाता है। अब क्वेश्चन 18 और 19 में बताना है कि जैसे प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों में क्रमशः 1 और 6 की संख्या दिया गया है और इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है और ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। वाक्यों को ध्यान में पढ़कर इन्हें जो है उचित क्रम में बताना है कि कौन सा पहला होगा, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए 18 के देखते हैं, तो ये ऑप्शन 1 जो है ये 1 जो लिखा हुआ ये फिक्स है और 6 जो है ये फिक्स है। बाकी हमें इन्हीं 4 को इधर उधर करके इसको एक पूर्ण वाक्य बनाना है, ठीक है। तो देखिए, आज भी एक धनी किसान से ग्रामीण समाज में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को गांव के अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है। इसमें से बताना है, अभी चारों ऑप्शन जो दिया गया है बीच में इनको समेटना है इधर उधर करके कि सही वाक्य बन जाए, ठीक है। तो देखिए, आज भी अगर हम बात करें, आज भी फिक्स है तो आज भी को फिक्स रहता है। आज भी ग्रामीण समाज में, ठीक है, पहले इसको लेंगे। आज भी ग्रामीण समाज में गांव के, इसको लेंगे ग्रामीण समाज में गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को, ठीक है। फिर इसको लेंगे प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को एक धनी किसान से, ठीक है, इसको लेंगे। फिर इसके बाद और से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है, ठीक है। लास्ट में ये हो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा, यानी कि रा बनेगा, फिर वा बनेगा, फिर ला बनेगा, फिर या बनेगा, ठीक है। यानी कि बी पार्ट से ही हो जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं अगर, तो देखिए, आज भी ग्रामीण समाज में गांव के इस प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को एक धनी किसान से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त है। शुद्ध लग रहा ना। तो आंसर इसका इस तरीके से बी पार्ट से ही हो जाएगा। इसमें वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन
वाक्य जो है पहले आएगा, कौन वाक्य बाद में आएगा। जैसे कि 19वां है, पहला फिक्स कर देते हैं आज का विद्यार्थी, और छठा फिक्स कर देते हैं के विकास में बाधक हो सकते हैं। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इन्हीं को हमें इधर उधर करना है, ठीक है। तो देखिए आज का विद्यार्थी के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। साधन अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का अपव्यय कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों ध्यायस हो गया है। इसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधक हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से मिलाना है तो पहले कौन होगा, तो आज का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में, ठीक है, इतने समय का, ये पहला हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का अपव्यय कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों, ये दूसरा हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों, ठीक है, के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता, ठीक है, समय ही नहीं रहता है। और साधन ध्यायस हो गया है। इसके दूरगामी परिणाम जो है देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। तो इस तरीके से चौथा ये हो जाएगा व्यापार, ठीक है। तो इस तरीके से पहला हो जाएगा रा, फिर ल, फिर या, फिर वह, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रा, ला, या, वा। देखिए अब इसको पढ़ते हैं। आज का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का अपव्यय कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। साधन ध्यायस हो गया है। इसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य इनमें बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो वो हंसी से टाल गया, वो हंसी में टाल गया। ऑप्शन बी है उन्हें सुनकर मैं विस्मय हूँ। ऑप्शन सी है यहाँ केवल फल मिलते हैं। ऑप्शन डी है हमने अच्छे अच्छे काम करे, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य इसमें से हो जाएगा सी पार्ट, यहाँ केवल फल मिलते हैं, ठीक है। ये शुद्ध वाक्य में लिखा हो, बाकी सारे अशुद्ध वाक्य में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संधि से संबंधित है। तो संधि के प्रकार का चयन करना और उसके नीचे अन्य विकल्पों में से बताना है कि कौन सा इसमें संधि है। जैसे कि अधीश्वर शब्द है तो बताना अधीश्वर में कौन सा संधि है। तो अधीश्वर की बात करें तो इसमें जो है दीर्घ संधि आता है, ठीक है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। संधि से संबंधित मैंने टॉपिक कराया हुआ है, थ्योरी कराया हुआ, आप लोग जाकर उसको हिंदी के जो घटना चक्र का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अधीश्वर जो है संधि शब्द है। अधीश्वर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस ईश्वर आएगा, ठीक है। अधि प्लस ईश्वर जो है इसका संधि विच्छेद बनेगा और इसको निर्माण करते हैं तो संधि इसकी क्या बनती है, अधीश्वर। जब 2 शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ हो और बड़ा आ बनता है, और जब छोटी ई बड़ी के साथ हो तो बड़ी ई बनता है, तो ऐसा संधि क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, ठीक है। तो देखिए आधि में छोटी ई है और प्लस जो है ठीक है, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। आधि में छोटी शब्द आता है, छोटी ई बनती है इसके लास्ट में, और ईश्वर में बड़ी ई बनता है, ठीक है। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई ये दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाते हैं। इस तरीके से धा पे बड़ी की मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि आ जाएगा, ठीक है। यह इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताना कौन सा समास है। जैसे गजानन, तो गजानन में कौन सा समास है, तो गजानन में जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब बहुव्रीहि समास की पहले परिभाषा देखते हैं। तो जिस समस्त पद में कोई पद जो है प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है या तीसरा अर्थ निकलता है, उसे जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब गजानन की बात करें तो गजानन क्या होता है, गज के समान आनन, अर्थात मुख होता है आनन का अर्थ, ठीक है। तो गज के समान मुख किसका है, यानी गणेश जी का है। तो ये तीसरा अर्थ इससे क्या निकल रहा है, गजानन का गणेश। तो गणेश जो हो जाएगा ये तीसरा अर्थ हो जाएगा, और इस तरीके से बहुव्रीहि का ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक ये गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के आधारित पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको हम देखेंगे 23, 24, 25 को, ठीक है। तो गद्यांश दिया गया, कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा
दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि उनके अकाट तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वाले के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों के ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधारकर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साखियों, रैमेनियों तथा शब्दों के बोलचाल की भाषा में रचकर उनके सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी में की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को भी शीतलता प्रदान की। तो ये था गद्यांश। इसके अब क्वेश्चन की बात करेंगे तो कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि कबीर उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान और बहुश्रुत थे। शिक्षा शास्त्रार्थ में अत्यंत प्रवीण थे। का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। का सामाजिक निरीक्षण तथ्यात्मक था। ठीक है, इसमें से बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाए। कबीर के सामने क्यों नहीं टिक पाता था, तो इस गद्यांश के अनुसार बताना है। ठीक है, तो अगर हम गद्यांश के अनुसार की बात करें तो उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि कबीर के सामने क्यों नहीं टिक पाता था कोई, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, इसलिए कोई नहीं टिक पाता। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, कबीर ने विरोध किया। किसका विरोध किया था? तो कबीर ने जो है आचरणहीन ढोंगियों का विरोध किया था। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर ने प्रशस्त किया। क्या प्रशस्त किया? तो संत कबीर ने जो है ज्ञान मार्ग प्रशस्त किया था। आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा। तो ये था हिंदी के 25 क्वेश्चन। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से अब बताना, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया 1562 दास प्रसा का अंत, 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्त, 1564 जजिया कर की समाप्त, या 1566 हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें से बताना कौन गलत है। तो अगर हम गलत आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, 1566 जो हल्दी घाटी का युद्ध दिया है यह गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, और 1575-76 में बात करेंगे तो संपूर्ण साम्राज्य का 12 सूबों में विभाजन किया गया। 1562 में जो है दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति की गई। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया और 1582 में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया गया। 1579 में जो है मजहरनामा लिखा गया। 1574 में मनसबदारी व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और ये सारे काम जो है ये जितना भी मैंने बताया इससे सब अकबर के काल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था, ये बताना है। तो ये जो संधि हुआ था वो हुआ था पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 से लेकर 63 के बीच में हुआ था। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और 1563 में हुई पेरिस की संधि के साथ ये जो है युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1784 ईस्वी में किया गया था सर विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट ही सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, किस पर जोर दिया गया? विकास पर। अब किसके विकास पर? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, या तकनीकी शिक्षा को? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो प्राथमिक शिक्षा की सुधार एवं जो है विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, हंटर कमीशन का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित था। ठीक है, तो 1854 ईस्वी में के पश्चात जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, हंटर कमीशन के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? रिपन थे। उन्हीं के समय में जो है ये नियुक्त किया गया था। और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1855 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर जो है सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई?
विलियम कैवेंडिश बेंटिक या फिर हार्डिंग या फिर मिंटो या फिर डलहौजी। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा विलियम कैवेंडिश बेंटिक के काल में जो है अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक अगर भारत में बात करेंगे तो मैकाले को कहा जाता है। प्रारंभ हुआ था बेंटिक के काल में, लेकिन जनक जो है मैकाले को कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा को बेंटिक ने लागू किया था। ऑकलैंड ने जो है सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजी का उद्देश्य क्या था? क्लर्क तैयार करना। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, जॉन मेंडल थे। ठीक है। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? जॉन मेंडल। तो जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ किसके रूप में होती है ऊर्जा जमा? तो ऊर्जा जो स्टोर होती है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। इसका आंसर डी पार्ट से हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जो है एनर्जी स्टोर होती है। ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज होता है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और बर्नार्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण सफलता के साथ किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? आवेशित कण है, अनावेशित कण है, या फिर आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो आवेशित कण होती हैं। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। कॉस्मिक विकिरण जो है मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होता है। ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो आवेशित कण होती है। इसके बाद ब्रह्मांड किरणें की बात करें तो अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं और इनमें लगभग 90% ब्रह्मांड किरण जो है प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। विटामिन B12 में जो है कौन सी धातु या कौन सा जो मिनरल्स में मौजूद होता है? ऑप्शन में दिया गया कोबाल्ट, लोह, जस्ता या फिर मैग्नीशियम। तो आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए पार्ट से ही हो जाएगा, कोबाल्ट। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। ठीक है। और विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन ये उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन B12 के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो साइने कोबालेमिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक है। लोहा किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम तत्व किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची को मिलान करना है, सूची को मिलाते हैं। सूची फर्स्ट दिया है फ्रियान, टेट्राएथिलेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सूची सेकंड में दिया गया एंटीनॉक कारक, प्रशीतक, अग्निशामक या कीटनाशक। इसमें से बताना है कौन क्या है। फ्रियान की बात करेंगे तो फ्रियान जो है वो प्रशीतक का कार्य करता है। आंसर इसका मतलब एक का दो सही हो जाएगा, मिल जाएगा। टेट्राएथिलेट जो होता है वो एंटीनॉक या अपस्फोट रोधी कारक होता है। ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है वो एक कीटनाशी होता है, ये चौथा हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक अग्निशामक होता है। ठीक है। तो इसके इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस, 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस। इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसमें तीनों सही सुमेलित है। ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तीनों सही है तीनों, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 जनवरी को ही जो है क्या मनाता है? 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ठीक है। अभी 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाएगा? 25 जनवरी को। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनल कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता? ISDN, DSL, VDU या फिर मॉडेम। तो इंटरनल कनेक्शन के लिए जो है ISDN साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट से जो ये कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क।
तो इसका प्रयोग इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि, ये क्या है? ये अप्रवाही जल या खाड़ी है, ये यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ कई सारे चाय बागान है। तो केरल में जो थुम्बा है वो प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। यह रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो इसरो के अधीन आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अधीन आता है, संचालित होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के बंगलुरु में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, और इसके बाद इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था इसरो की स्थापना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी क्या है? सेबी क्या है ये बताना है। तो सेबी क्या है? सलाहकारी संस्था है या वैधानिक संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था या फिर गैर संवैधानिक संस्था है? तो सेबी एक वैधानिक संस्था है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, एक वैधानिक संस्था। ठीक है, इसकी मुख्यालय की बात करेंगे, सेबी का कहाँ है मुख्यालय? मुंबई महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। ठीक है, इसका गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन किया गया था। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था ये बताना है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वर्ष था 1986। ठीक है, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इसमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है इसके तहत, और इसके लिए एक अलग न्यायालय का गठन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? एक है लोकसभा का सदस्य, बी है राज्यसभा के सदस्य, 3 है विधानसभाओं के सदस्य, या फिर चौथा है विधान परिषदों के सदस्य। इसमें से बताना कौन कौन जो भारत का उपराष्ट्रपति का चयन करता है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका लोकसभा के सदस्य हो जाएगा, और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में की जाती है? ठीक है, ये बताना है। तो संसद की जो बैठक होती है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है, संयुक्त बैठक। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, लोकसभा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े में कहाँ वर्षा होती है बताना। जब पश्चिमी विक्षोभ होता है भारत में तो जाड़े में वर्षा कहाँ पर होती है? तो अगर हम जाड़े में वर्षा की बात करेंगे भारत में तो पंजाब में होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है वो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। याद रखना है ये नाम, डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, जो चूहा की तरीके से होता है ऐसे चलाते हैं एरो को। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य की समुद्री सीमा है? तो समुद्री सीमा की बात करेंगे तो 9 राज्यों की समुद्री सीमा है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहत ज्वार आता है कब आता है? बृहत ज्वार, तो बृहत ज्वार जब आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, बृहत ज्वार जब आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है? तो ये नीति लिया गया है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो बदलता है उसको कंपाइलर कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, कंपाइलर। ठीक है, जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ठीक है, प्रोसेसर जो है एक प्रकार का चिप होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच होने वाली गतिविधियों को समझता है। और इसके बाद इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखित कोड को मशीनी भाषा में जो है बाइनरी कोड में जो है अनुवाद करता है। ठीक है,
कंपाइलर की विशेषता की बात करें तो प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और उसे क्रियान्वित नहीं करता है। कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है। एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है, पूरे प्रोग्राम को जो है एक साथ परिवर्तित करता है और संपादन में कम समय लगता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल 50 क्वेश्चन जो हिंदी और जीएस का जिसका डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस चल लेगा। तभी तक के लिए थैंक यू।